So good evening all. Welcome to Learners Academy. Evening. So in exercise 5.1 कंटिन्यूटी वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक खत्म किया है लास्ट क्लास में, राइट। और 18 तक आई होपफुली आपको कोई डाउट नहीं है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। करना क्या होता है इस एक्सरसाइज में, सरल सा काम करना होता है, पर थोड़ा सा बस प्रोसेस है उसको याद करना है। वो क्वेश्चन करते करते प्रोसेस को याद भी हो जाता है। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। वही कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन देखो जरा, एक्स माइनस और एक अजीब सी चीज लिखी हुई है वो वाली एक्स। तो इस अजीब सी चीज का वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पर वो इतना दयावान होता है कि उसने इसकी मीनिंग हर क्वेश्चन में बताई हुई है। मैंने करीब करीब जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं अभी तक 11th एंड 12th दोनों में, जब जब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन देता है ना, तो इसका मतलब वो खुद ही क्वेश्चन नहीं बताता है। उसका कारण है, पता है क्या? उसका कारण ये है कि देखो इधर, अगर मैं ये ब्रैकेट किसी नंबर के आगे लगा देता हूं, या एक काम करते हैं, 7th 8th क्लास में चलते हैं। 6th 7th 8th क्लास में अगर ये ब्रैकेट आते हैं तो उसका मतलब कुछ होता है। उसका मतलब क्या होता है? बिग ब्रेसेस, जो अपन बोर्ड मार्क्स के रूल लगाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? बिग ब्रैकेट्स या बिग ब्रेसेस। 7th 8th क्लास में थोड़े से, जैसे अगर अपन बड़े हो गए तो फिर अभी जैसे 11th क्लास में इसका मतलब है क्लोज इंटरवल, है ना। अभी 12th में भी है इसका रोल क्लोज इंटरवल का। और अभी फिर अचानक इसका मीनिंग क्या निकल के आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन की दुनिया में इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कहीं बच्चा ये सवाल ना उठा ले कि सर मैंने तो क्लोज इंटरवल मान ली थी इसको, मुझे क्या बता आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूप देना चाहते हैं। इसीलिए वो ये ऐसी कंफ्लिक्ट ना क्रिएट हो, इसलिए वो हर एक क्वेश्चन में खुद ही बता देता है कि इसको आपको ऐसा मानना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सो पता है? बोलो कोई भी प्रॉपर फंक्शन में नहीं, इंटीजर पे। और इंटीजर नहीं हो, नॉन इंटीजर हो तो कैसी वैल्यू देगी? जैसे सपोज करो इंटीजर वैल्यू है 5, तो ये तो इंटीग्रल, अगर अंदर इंटीजर है तो आंसर तो इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन मान लो नॉन इंटीजर है, लेट्स से 4.9, अब क्या आंसर मिलेगा? अब क्या आंसर मिलेगा? यही 4.9 ही, 4। और अगर 4.1 होता तो भी 4। और अगर 4.99 होता तो सृष्टि कंफ्यूज है। आप बताओ अनुष्का, 4.99 होता तो तो भी 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है सबसे बड़ा इंटीजर जो कि दिए हुए नंबर से छोटा हो। सो 4.99 से छोटे इंटीजर सोचो कौन कौन से हैं? 4 3 2 1 0, लाइन लगी हुई है, पूरी पूरी बारात है पीछे। 4.99 से छोटे इंटीजर्स की तो बारात है, पर इन सब में सबसे बड़ा, इन सब में सबसे बड़ा। तो उसने देखो क्या डेफिनेशन दी है, उसने डेफिनेशन दी है, दिस थिंग डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर इंटीजर के इक्वल है तब तो वही आंसर है, और नहीं तो फिर उससे छोटा वाला सबसे बड़ा इंटीजर आंसर है। ओके ना, ये इसने डेफिनेशन दे दी। अब आप बताओ कि आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो फंक्शन होगा ये हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। हर इंटीग्रल पॉइंट पे, इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब 1 2 3 4 जहां पे इंटीजर वैल्यू मिले वहां पे हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ये कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। वैसे अगर ये सिंपली ये वाला फंक्शन देता ना, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही देता ना ये ऐसा, तो ये वाला फंक्शन सिंपली अगर ऐसा फंक्शन नहीं दे देता, ओरिजिनल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे देता, तो ये फंक्शन भी हर एक, ये फंक्शन भी हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, याद है? चाबी वाला, ठीक है, ऐसा बनता था। तो हर एक इंटीजर पे पेन उठ रहा है, देखो उठ रहा है ना, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बन रहा था। लेकिन अभी इसने ये वाला फंक्शन नहीं दिया है, इसने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके ऐसा फंक्शन बनाया है। सो कोई बात नहीं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का थोड़ा सा रोल भी है ना, तो भी वो हर एक इंटीग्रल पॉइंट में क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा अपने को प्रूव करके दिखाना है। चलो अब बात करते हैं सर इसको प्रूव कैसे करें। तो मैं फंक्शन लिख देता हूँ, एक बार जी ऑफ एक्स दे रखा है, आपकी बार फंक्शन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। डन। अब सबसे पहले तो बात करेंगे इंटीग्रल पॉइंट्स की, बात कर रहा है तो मेरे को पर्टिकुलर इंटीग्रल पॉइंट्स की बात करनी है।
उसने डिस्कस करने के लिए कहा नहीं, तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स की मुझे बात नहीं करनी। और वैसे नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स को कंटिन्यूअस है भाई। नॉन इंटीग्रल पॉइंट सोचो कोई भी 4.1, तो 4.1 पे तो पेन कहाँ उठ रहा है। कोई और नॉन इंटीग्रल पॉइंट सोचो 3.7, तो उस पर भी पेन नहीं उठ रहा है, ये इंटीजर पे ही पेन उठ रहा है। सो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे तो वैसे भी वो कंटिन्यूअस है, इंटीग्रल पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस है। और हमको डिस्कस भी इंटीग्रल पॉइंट्स पे करनी। तो सर इंटीग्रल पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, कौन से इंटीग्रल पॉइंट की बात कर रहे हो तो बताओ। सो बहुत सारे जब भी हो जाते हैं तो मॉनिटर छांटना पड़ता है। तो उन सारे इंटीजर्स का एक मॉनिटर ले लिया सी, सारे इंटीजर्स का एक मॉनिटर ले लिया सी। सो मैं कैसे इसको डिस्कस करूंगा, देखो। फॉर एनी इंटीजर सी, फॉर एनी इंटीजर सी, कौन से सेट से बिलोंग करता है, जेड से। इंटीजर का सेट क्या होता है, जेड। वी हैव, अब लिमिटेबल वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम है या नहीं वो चेक करनी है। लिमिटेबल वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम है या नहीं चेक करनी है। लिमिटेबल वैल्यू की जहां बात आती है तो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सिंपली लिमिटेबल वैल्यू और एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट। तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के रास्ते से चलना पड़ेगा या सिंगल लिमिट से काम चलेगा, सोचो। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अच्छा कब करना पड़ता है, कब नहीं करना पड़ता है। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन अलग हो तो। ऐसे कह रहे हो ना, तो हम किसी इंटीजर पे डिस्कस कर रहे हैं। सो कोई भी इंटीजर सोचो, 2। तो 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है, सेम। 2 से लेफ्ट में कोई नंबर सोचो, उसमें डेफिनेशन क्या होगी, उसमें आंसर क्या आएगा फंक्शन का, 1। और 2 के राइट में आएगी 2, तो डेफिनेशन अलग अलग है ना। तो कोई भी इंटीजर सोचो, जैसे 3 के लेफ्ट और राइट में सोचो, तो 3 के लेफ्ट में आंसर आएगा 2 और 3 के राइट में आंसर आएगा 3। और ज्यादा राइट नहीं जाना, इमीडिएट राइट, मतलब वो एच वाली क्वांटिटी जोड़ के जाना, ठीक है। और कोई इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर अगर मैं सोचूंगा तो उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग लेके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। चलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लूं पहले मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलएचएल को, एलएचएल एट एक्स इक्वल टू सी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। सी को इंटीजर है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ सी ऑफ एफ एक्स, डन। अब एफ एक्स की वैल्यू लिख देते हैं हम, राइट। एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी माइनस, एफ एक्स की एक ही डेफिनेशन है अभी तक, तो क्या, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, डन। अगला काम बोलो, एच में कन्वर्ट करूंगा इसको, एच में कन्वर्ट करूं, सो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और जहां जहां एक्स है वहां क्या आएगा, सी माइनस एच। तो एक्स की जगह एक ब्रैकेट लगा दो, माइनस इस एक्स की जगह भी जहां पे, अब देखो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाला ब्रैकेट तो एक्चुअल वाले ब्रैकेट है, वो वाले ब्रैकेट एक्चुअल वाले ब्रैकेट नहीं है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कई बार क्या होता है लिखते लिखते मैं भूल जाता हूँ ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर था, मैं इसको ब्रैकेट मान लेता हूँ, ब्रैकेट के बाद माइनस है, माइनस है माइनस प्लस करके ऐसे कर देता हूँ। सो वो काम यहाँ पे नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें ये सोचना है मुझे, तो सुनो ध्यान से। नहीं, एच की वैल्यू पुटअप करने से पहले आपस में सॉल्व होगा बेटा, लास्ट में पुटअप होगा। अगर मैंने इस समय पुटअप कर दी तो गलत हो जाएगा सब, ठीक है, लास्ट में। सो एच की वैल्यू अभी नहीं पुटअप करेंगे, सेम रहने दो। सी माइनस एच को तो क्या सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच को तो सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, सी को इंटीजर है, उसमें से एच घटा दिया, एच क्या है, चिन्ना सा नंबर, किसी इंटीजर से चिन्ना सा नंबर घटा दिया। अब वो जो भी वैल्यू है उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। सी को लेट से मैं ले लेता हूं 10, 10 में से चिन्ना सा नंबर घटाओ 9.9999, अब इस पे लगाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर, 9 आया ना, 10 का आया, सी तो नहीं आया ना, सी तो 10 लिया था लेकिन आंसर क्या आया, 9। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, सी को लेट से 3 ले लूं, 3 ले लूं, 3 में से चिन्ना सा नंबर घटाओ, 3 में से चिन्ना सा छोटा सा नंबर वेरी क्लोज टू 0 घटाओ, क्या आएगा, 2 पॉइंट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो यानी कि 2.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है, क्या आंसर आएगा, 2। तो जब मैंने सी को 3 लिया तो आंसर 2 आ रहा है, जब मैंने सी को 10 लिया तो आंसर 9 आ रहा है, यानी कि जो भी सी ले रहा हूं उससे एक इंटीजर कम आ रहा है,
उससे एक इंटीजर कम आ रहा है, यानी आंसर आएगा C-1। समझे क्या? अब बस जो बच्चा ये समझ गया, देखो जो बच्चा ये समझ गया कि यहाँ पे मुझे C-1 लिखना है, उसने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बाकी सोचते ही रह गए कि C-1 C-H अचानक से C-1 बन कैसे गया। और तो और ऊपर वाला ब्रैकेट तो असली ब्रैकेट नहीं है, लेकिन अभी असली ब्रैकेट है, क्योंकि अब तो फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है, पर क्योंकि ये बाइनोमियल है, बाहर माइनस साइन है, इसलिए ब्रैकेट लगाया है। समझिए क्या? बस जिसने ये चीज सीख ली उसने इस क्वेश्चन को कर लिया। बाकी नहीं तो अच्छे अच्छे बच्चे तो रिफ्रेशर में से सॉल्यूशन देखते हैं, लिख देते हैं कि ये गलत किया हुआ है, C-H C-1 के H की वैल्यू 1 थोड़ा रखनी, 0 रखनी। ये कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि सर H की वैल्यू तो 0 रखनी थी, इसमें 1 रख ली। ठीक है, सो कुछ वैल्यू रखी नहीं है, वैल्यू तो अब रखूंगा। ये तो इस फंक्शन को सॉल्व किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन C-H को सॉल्व किया। समझे क्या? अच्छे समझ में आ गई? चलिए, तो अब अभी भी मैं H की वैल्यू नहीं रखूंगा, हालांकि अब मैं H की वैल्यू रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा हमने सोचा अभी भी नहीं रखूंगा, पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से। सो इट इज लाइक लिमिट H टेंडिंग टुवर्ड्स 0 C-H माइनस C+1 हो जाएगा। सो C-C गया, क्या बचा? बोलो। लिमिट H टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -H+1 बचा। क्या बचा? अब आप H की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो आ जाएगा ऊपर -0+1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरी। चले राइट हैंड लिमिट में, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ RHL एट x इक्वल टू C। नाउ RHL एट x इक्वल टू C, ये डिस्कस करें। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ C ऑफ fx की वैल्यू डाल देंगे, gx, सॉरी नॉट f, gx है ना, इक्वल टू वैल्यू डाल देंगे। सो वैल्यू डालेंगे तो इट इज लाइक x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब कन्वर्ट करेंगे, सो h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह क्या आएगा? C+H, तो x की जगह C+H, और उधर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी जो x है अंदर वाला, उसकी जगह भी C+H, जहां पे अगेन ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ब्रैकेट्स हैं। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करना है। सो अब कोई C इंटीजर में चिन्नी सी वैल्यू जोड़नी है, तो जोड़ूंगा तो जो आंसर आएगा उस पे जब मैं फिर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा तो क्या आंसर आएगा? अब की बार C+1। चलो अगेन टेक एन एग्जांपल, अगेन टेक एन एग्जांपल लो ना, आपको कौन मना कर रहा है? C कोई भी इंटीजर है, बोलो फेवरेट इंटीजर कौन सा आपका? कुछ भी ले लो। आपकी बर्थ डेट क्या है? 3। ओके, सो लेट अस टेक C की वैल्यू 3। सो 3 में चिन्ह सा नंबर जोड़ना है और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है। सो चिन्ह सा नंबर तो बहुत छोटा सा नंबर होता है। सो लेट से इसको जोड़ूंगा तो 3.00001 ऐसे कुछ नंबर आया। इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना, जरा क्या आंसर आता है? 3 आएगा, 4 आएगा? 3 आएगा पक्का? ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी तक सॉल्व करना नहीं आता सृष्टि? अगर अंदर इंटीजर है तो वही आंसर है, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आंसर है। तो इस नंबर से जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन है? 3 तो है। इस नंबर से सारे छोटे इंटीजर सोचो कौन से हैं? 3, 2, 1, 0, ये सारे छोटे इंटीजर्स हैं। इंटीजर तो पता है ना क्या होता है? कंप्लीट नंबर, है ना। सो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर देखना है, तो इससे सारे छोटे इंटीजर सोचो। 3, 2, 1 लाइन लगी हुई, उनमें से सबसे बड़ा 3। तो या तो ऐसे सोचो कि सारे छोटे उनमें से बड़ा, या फिर शॉर्टकट क्या है? इससे जस्ट छोटा। इससे जस्ट पहले मैं लेफ्ट साइड में चलूंगा तो पहले इंटीजर किस इंटीजर से मुलाकात होगी? तो इसके लेफ्ट साइड में जब आप चलेंगे, इस नंबर के लेफ्ट साइड में, सबसे पहले 3 से मुलाकात होगी, राइट साइड में होगी ना 4 से मुलाकात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। तो देखो C की वैल्यू 3 ली थी तो आंसर 3 आया। चलो एक एग्जांपल और सोच लें। आपकी बर्थ डेट बोलना 11 है। सो 11 में एक छोटा सा नंबर जोड़ूंगा तो लाइक इट इज लाइक 11.000001। तो इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो 11 ही आएगा, कि जस्ट लेफ्ट में 11 से मुलाकात होगी तो 11 लिया तो 11, यानी कि 3 लिया तो 3 आंसर आ रहा है, 11 लिया तो 11 आंसर आ रहा है, तो C लेंगे तो C आंसर आएगा। +1 क्यों आएगा? इधर 3 प्लस, इधर 11+1 हुआ क्या? उधर 3+1 हुआ क्या? उधर तो -1 हो रहा था। उधर तो क्या हो रहा था? जैसे 3 -H का 2 बन रहा था, है ना, और 11 -H का 10 बन रहा था। तो जो भी C ले रहा था उससे एक इंटीजर कम आंसर आ रहा था मेरा, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा, वही इंटीजर आंसर आ रहा है। +1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी आता ही नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में या तो माइनस करके आता है या फिर जो है वही आता है, प्लस तो करके कभी आता ही नहीं है।
ठीक है, समझ आया सृष्टि अभी? चलिए, सो इसका आंसर सी है बेटा। इसका आंसर क्या है? सी। और सी तो मोनोमियल है, तो मोनोमियल को ब्रैकेट भी क्या लगाना, सिंपली सी लिख के भी छोड़ सकते हैं, और चाहो तो ब्रैकेट लगा, नहीं तो सिंपली सी लिख के छोड़ सकते हैं। सो अब सॉल्व कर देते हैं। सो थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं मैं, सी माइनस सी कट जाएगा, बचेगा एच। एच की वैल्यू 0 रखो, 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? 1। राइट हैंड लिमिट क्या आई थी? 0। यानी कि लेफ्ट साइड से फंक्शन 1 की तरफ जाएगा और राइट साइड से 0 की तरफ जाएगा। राइट साइड से तो इधर आएगा 0 की तरफ, और लेफ्ट साइड से इधर 1 की तरफ जाएगा। तो डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो भिड़ ही नहीं सकते, रास्ते मिलेंगे ही नहीं इनके। जैसे राइट साइड से आ रहा है तो 0 पे आ रहा है, और 0 से एक कदम ऊपर है ना 1, लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रहा है। इन दोनों को तो मिसमैच हो गया। तो क्या लिखूंगा? लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स c पॉजिटिव ऑफ g of x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, अच्छा माइनस लिखो, माइनस यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ g of x नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू फॉर एनी इंटीजर c। कोई भी इंटीजर c लेके देख लो, यही नतीजा निकलेगा कि इनकी वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, अब लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, सो द लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, है ना, एट x इक्वल टू c, where c is any integer, लिख देना। hence the given function is discontinuous at all integral points. The given function is discontinuous at all integral points, क्योंकि c एक इंटीग्रल पॉइंट है ना। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। ओके, कर दूं डिलीट? हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। x इक्वल टू पाई पे वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो एक ही पॉइंट पे चेक करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। अब करीब करीब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनमें इधर उधर की बातें शायद नहीं है, जितना मुझे लग रहा है। जिससे इसमें कह दिया इसने डिस्कस करो, चलो देखिए इसमें भी डिस्कस करवा रहा है। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, और कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है हमको? एट एक्स इक्वल टू, अब देखो तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो वही ऑप्शन है, लिमिटेबल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू शुड बी सेम। अब लिमिट के लिए अगेन दो ऑप्शन है, कॉमन लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। सो वैसे तो पाए के लेफ्ट साइड में और राइट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन सेम ही है भाई, दो डेफिनेशन थोड़ा ना कह रहा है, ऐसा थोड़ा कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू पाए पे ये लो और लेस देन इक्वल टू पाए पे वो, ऐसा नहीं कह रहा है, वो कुछ भी नहीं कहा। दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर ले लो, सब पे यही डेफिनेशन है। चाहे पाए भी एक रियल नंबर है, पाए भी एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे पाए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब जो डोमेन होगी वो पाई की फॉर्म में होगी, पाई बाय 2, पाई बाय 3, हालांकि वो भी एक रियल नंबर है। सो कैसा भी एंगल ले लो, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, सबके लिए एक ही डेफिनेशन है। तो कायदे से तो एक ही लिमिट लेनी चाहिए, पर माय पर्सनल सजेशन, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो आप दो ले ही लिया, ठीक है, हालांकि आप सिंगल ले लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार डबल दो लिमिट से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो LHL अलग ले लेते हैं एंड RHL अलग ले लेते हैं। सो देखो LHL एट x इक्वल टू पाई इधर ले लेता हूं मैं, एंड RHL एट x इक्वल टू पाई उधर ले लेता हूं। दोनों को साइमल्टेनियसली चला लें, प्लान खींच देते हैं ना। चलो LHL एट x इक्वल टू पाई। सो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले रिप्रेजेंटेशन पार्ट बताओ। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ पाई ऑफ व्हाट, fx इक्वल टू समथिंग कुछ आएगा यहाँ पे, एंड लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ पाई ऑफ fx कुछ यहाँ पे आएगा, साथ के साथ करते हैं ना। सो इट इज लाइक लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई नेगेटिव साइड ऑफ पाई, और फंक्शन की डेफिनेशन तो दोनों की सेम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वहां पे, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन तो अलग अलग हो ही नहीं रही है, कायदे से डबल लिमिट भी गलत ही ले रहे हैं अपन, बट फिर भी ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी सी खतरनाक सी चीज होती है ना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की दुनिया में।
ठीक है, तो क्या करेंगे था इसमें, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ पाई, और फंक्शन की डेफिनेशन वो की वही क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस पाई। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलो इधर इक्वल टू, अब एच में कन्वर्ट कर दूं। अब एच में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा दोनों साइड में, वहां पे यहाँ पे सी माइनस एच और वहां पे सी प्लस एच, पाई माइनस एच मतलब पाई माइनस एच एंड सी के पाई, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एक्स की जगह क्या आएगा, पाई माइनस एच, सो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस एच एंड देन प्लस पाई। ठीक है, उधर कर दें लगे हाथ, सो इट इज लाइक लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, अब पाई प्लस एच हो जाएगा, सो एक्स की जगह पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस साइन ऑफ पाई प्लस एच, और फिर लास्ट में प्लस पाई। दिख रहा है? ठीक है, चलो इधर आओ। अब पहले सॉल्व करेंगे अंदर से अंदर जितना हो सकता है, फिर एच की वैल्यू डालेंगे। ओके, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो सॉल्व करते हैं। सो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर करना है, क्या बनेगा, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, पाई माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो साइन पाई माइनस एच साइन एच ही होगा। या एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी सॉल्व करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, वो ज्यादा उल्टा लेंदी हो जाएगा, तो इसको इसी से कर दें। ठीक है, तो साइन एच आ जाएगा, ये कुल मिला के माइनस साइन एच हो जाएगा एंड देन प्लस 5। कोई डाउट? चलो इधर ही कर देते हैं पहले, फिर बाद में चलते हैं उधर। लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, हाँ हाँ, पाई की जगह अगर पाई बाय टू यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू होते हैं, पाई बाय टू 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2, तो फिर साइन का कॉस कॉस का साइन, और अगर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई है लाइक पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो फिर रिमेन सेम। ओके ठीक है, हाँ जी, एच की वैल्यू वैसे तो आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि इससे को सॉल्व हो ही नहीं सकता, ना ये इससे सॉल्व हो सकते हैं, ना ये इससे सॉल्व हो सकता है, कोई किसी से सॉल्व हो ही नहीं सकता। सो अब अपन एच की वैल्यू रख देते हैं। सो एच की वैल्यू रखते हैं, तो पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर ओनली, ये जीरो एंड साइन जीरो भी जीरो, तो क्या बचा, प्लस 5। इधर आओ, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, आगे चलो 2 पाई एच माइनस साइन पाई प्लस एच, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो फिर माइनस ऑलरेडी है, प्लस साइन एच हो जाएगा। समझ आया? यहाँ पे माइनस साइन एच ही रहा, क्योंकि पॉजिटिव साइन एच निकला, वहां नेगेटिव साइन एच निकला, तो फिर माइनस माइनस प्लस साइन एच। ठीक है, एंड प्लस 5, कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए अब रख दो जीरो, तो जीरो रखते ही पाई स्क्वायर विल रिमेन पाई स्क्वायर ओनली, ये जीरो ये जीरो ये जीरो प्लस 5, ये लो साहब, सो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना? इसमें क्या कहा था, इज द फंक्शन, क्वेश्चन पूछा था तो यस द फंक्शन। अच्छा पहले एक बार, वैसे तो देखो लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद बहुत ही, मैंने क्या करता है 100 में से 99 क्वेश्चन में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ही डिसकंटिन्यूस हो जाता है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस को 1% है, जिसमें डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन कहीं और निकल गया है ना, पर फिर भी हमारा तो काम है चेक करना। सो फिर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ पाई भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऑल्सो एफ ऑफ पाई। तो एफ ऑफ पाई में सीधे वहां रख दो बेटा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0 होता है, सो इट इज लाइक पाई स्क्वायर प्लस 5, तो तीनों चीजें मैच हो गई, पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर, डन। क्या लिख देंगे हियर, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिटेबल वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स आई नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई, और जो आंसर आया क्या आया, पाई स्क्वायर प्लस 5, सब में आंसर यही आया, तो भी लिख दो। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? सो द फंक्शन एफ एक्स is continuous at x equal to pi, continuous at x equal to, डन। उसने पूछा था है या नहीं, बता दिया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब कौन सा क्वेश्चन है 21। अब 21 क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी को डिस्कस करो। तो देखो 21 में है sin x प्लस cos x, क्या है sin x माइनस cos x, sin x इंटू cos x, देन उसके बाद फिर अलग क्वेश्चन। देखो बेटा अगर अकेला यही क्वेश्चन होता है, ये दो नहीं होते, तो जो प्रोसेस है वैसे ही करते हैं जैसे प्रोसेस होता है, कुछ चेंजेस करने की उसमें कोशिश ज्यादा फेरबदल करने की नहीं करते। पर ऐसे sin x प्लस cos x के बाद फिर sin x माइनस cos x है, फिर sin x इंटू cos x है, तो हमको क्या है ये पकड़ना होता है कि वो हमसे हमारी कौन सी नॉलेज एग्जामिनर चेक करना चाहते हैं। सो एक ही फंक्शन के अलग अलग अलजेब्रा कर रहा है, एक ही फंक्शन के मतलब दो सेम फंक्शन sin x cos x की अलग अलग अलजेब्रिक टर्म्स बना रहा है, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार प्रोडक्ट। तो जब ऐसा वो कर रहा है तो वो हमसे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की जानकारी लेना चाहता है कि बच्चे को अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी आता है या नहीं आता है। हमने क्या सीखा था, अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस, एवरीथिंग कंटिन्यूअस। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ओवरऑल क्वेश्चन में sin x और cos x को g ऑफ x और h ऑफ x ले लूंगा, इसकी अलग कंटिन्यूटी चलाऊंगा, इसकी अलग कंटिन्यूटी चलाऊंगा, पहले इन दोनों को कंटिन्यूअस प्रूव करूंगा और फिर लास्ट में एक लाइन लिखूंगा, ये लो साहब ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो पहला भी कंटिन्यूअस, दूसरा भी कंटिन्यूअस, तीसरा भी कंटिन्यूअस, और तो और मैं इसको भी वैसे ही करूंगा। कोसाइन क्या होता है, कोसाइन तो कॉस ही होता है ना, ये तो डिस्कस हो ही जाएगा, अभी कॉस को करेंगे जब, है ना। कोसिकेंट क्या होता है, 1 बाय कॉस 1 बाय साइन, कोसिकेंट मतलब कोसेक है ना, 1 बाय साइन। सो 1 बाय साइन क्या है, 1 कांस्टेंट, साइन 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, साइन भी कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस बाय कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस। सीकेंट क्या है 1 बाय कॉस, इसी तरीके से ये कॉट क्या है कॉस बाय साइन। तो मैं कितने फंक्शंस लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, पहले तो मैं साइन और कॉस को कंटीन्यूअस कर देता हूँ, एक काम करते हैं ना, चलो। तो दो फंक्शंस ले लो, लेट g of x be sin x and h of x be cos x, डन। अब उसमें से भी पहला उठा लो, उसमें से भी पहला उठा लो क्या, नाउ g of x इक्वल टू sin x, इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। तो इसका डोमेन क्या होता है, अब इसमें फॉर्मेलिटी पार्ट करना पड़ेगा ना। इसका डोमेन क्या होता है, एनी रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होता है बोलो, एनी रियल नंबर। सो डोमेन है मेरे पास एनी रियल नंबर, अब एनी रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे तो सारे थोड़ा ना ले सकते हैं, मतलब इसको एक तरीके से मैं कैसे सॉल्व करूंगा, वैसे तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, सारे रियल नंबर के लिए साइन एक्स ही है, ऐसा थोड़ा ना कह रहा है कि पाई से बड़ों में साइन एक्स ले लो, पाई से छोटे में कॉस एक्स ले लो, सेम ही है, फंक्शन डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग लेना ही चाहिए, ओके ना। सो डोमेन वैसे तो आर है, तो आर में बहुत सारे रियल नंबर है, मैं उसमें से उसकी क्वांटिटी ले लूंगा, मतलब एक मॉनिटर ले लूंगा सी, ठीक है। सो हाँ जी, फॉर एनी सी बिलोंग्स टू डोमेन आर, है ना। क्या करना है, सबसे पहले अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, है ना। LHL एट LHL एट x इक्वल टू सी, है ना। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c नेगेटिव ऑफ g ऑफ x है इसका नाम, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c नेगेटिव ऑफ g ऑफ x, क्या है एक्चुअली sin x, क्या है sin x, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c नेगेटिव को कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में, एंड sin x को क्या लिखूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा, c माइनस h, sin x को मैं लिख दूंगा साइन ऑफ x की जगह c माइनस h, डन। अब क्या करें, तो अब h की वैल्यू 0 मत रख देना, 0 रखने का तो फिर मतलब फिर इसको ब्रेक ही क्यों किया, तो पहले लिख देते हैं ना। अब इसको सॉल्व करो, सो साइन c माइनस, पहले तो पाई था, तो पाई से कंपेयर करके तो सीधा मिल गया, लेकिन c की वैल्यू थोड़ा पता है कि c पाई है कि क्या है, सो इसको तो साइन ऑफ a माइनस b की आइडेंटिटी से ही ब्रेक करना पड़ेगा। सो व्हाट इज साइन ऑफ a माइनस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। सो इसको कैसे लिखेंगे, साइन c cos h प्लस
नहीं प्लस नहीं माइनस, माइनस में साइन में थोड़ा चेंज होता है, माइनस साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब रखो जीरो, इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, तो अब जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस जीरो हो जाएगा। तो लिख देता हूं चलो मैं, साइन सी कॉस जीरो माइनस कॉस सी साइन जीरो, राइट। अब इसमें से कॉस जीरो 1 होता है, तो 1 इंटू साइन सी, और साइन जीरो जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि साइन सी आएगा आंसर। और अगर मैं डायरेक्ट रख देता एक्स की वैल्यू सी, तो भी साइन सी आ रहा था, ठीक है ना। बट क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री में हमारी एक तरीके से मजबूरी है। चलो इसी में चेंजेस कर दूं मैं, आरएचएल इसी में चेंजेस कर रहा हूं। लेट से जब मैं आरएचएल निकालूंगा, तो आर एच एल एट एक्स इक्वल टू सी जब हम लिखेंगे, तो क्या क्या चेंजेस होंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। अब ए प्लस बी की आइडेंटिटी में यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो फिर ये तो जीरो है ही सी, और साइन सी आ जाएगा। तो एल एच एल आर एच एल साइन सी, पर कंटिन्यूटी के लिए हमको ये भी करना पड़ता है कि फंक्शन की वैल्यू है ना। सो फंक्शन की वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं, ऑल्सो एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ, सॉरी एफ नहीं है, जी है, जी ऑफ सी, तो जी ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है तो जी ऑफ सी साइन सी, तीनों वैल्यू मैच हो गई, तो वही लाइन लिख देंगे हम, क्या, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू जी ऑफ सी इक्वल टू साइन सी। सो द फंक्शन, सो साइन जी ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। इसकी पॉइंट, इसकी डोमेन में कहीं पर भी चले जाओ, ये हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ही सही, ये कहीं भी नहीं ब्रेक होता, चलते जाओ, वो तो हमारा ग्राफ खत्म हो जाता है, लेकिन ये चलता जाता है इधर भी इधर भी, तो कहीं भी पेन उठाने की जरूरत इसमें बनती नहीं, ठीक है। अब ये तो साइन एक्स का काम हो गया, अब कॉस एक्स का करता हूँ उसी में चेंजेस। अब एच ऑफ एक्स अगला फंक्शन, ठीक है, एच ऑफ एक्स है मेरा अगला फंक्शन, कॉस एक्स, डोमेन उसका भी एनी रियल नंबर, लेट एनी सी बिलोंग्स टू डोमेन आर एट एक्स इक्वल टू सी, चेक करते हैं हम इसको, और पहले वही नेगेटिव लिमिट, ठीक है, फिर कॉस एक्स हो जाएगा, जब कॉस हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो इट इज लाइक एच इधर कॉस, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, सो क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस एच। अब कॉस सी माइनस एच क्या होता है बोलो, कॉस सी माइनस, हाँ यहाँ पे कॉस सी माइनस एच क्या होता है बताओ, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे होता है। सो इट इज लाइक कॉस सी कॉस एच प्लस चेंज हो जाता है इसमें ना, साइन सी साइन एच, साइन सी साइन एच, ऐसे होता है, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करूंगा, सो वैल्यू पुटअप करते क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। सो एच की जगह जीरो लगाएंगे ना, सो ये हो जाएगा कॉस सी कॉस जीरो प्लस सी साइन सी, तो साइन सी, एच की जगह जीरो, तो साइन साइन सी साइन जीरो, डन। सो ये कॉस जीरो 1, 1 इंटू कॉस सी, और यहाँ पे जीरो, तो ये तो जीरो है ना। सो कॉस सी आ गया इसका आंसर, वैसे भी रख देता तो भी कॉस सी आ ही जाता है ना, सिंगल लिमिट से भी, ठीक है। अब आरएचएल में क्या क्या चेंजेस होंगे जल्दी से बताओ, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पहला चेंज तो ये, और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है, ये तो चेंजेस है, और क्या है, पॉजिटिव, पहले एल एच एल था, अभी आर एच एल है ना, पहले मैंने चेंज करना भूल गया मैं, ये है प्लस, ये भी, ये माइनस, तो ये अगला क्वांटिटी जीरो, तो ये वापस सी। सो एच ऑफ सी इक्वल टू वही कॉस सी, तो अगेन लिमिटेबल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड जीरो एच ऑफ सी, तीनों सेम है। सो द गिवन फंक्शन cos x इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, यानी इन शॉर्ट इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, किसी भी पॉइंट पे चेक करो। सो cos x sin x को पहले तो हम तसल्ली से क्या करेंगे, कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया, थोड़ा लेंदी रहेगा, एलएचएल आरएचएल सब कुछ कर देंगे, करने के बाद फिर अब अपन लिखेंगे नाउ। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन है। अब इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, सिंस g of x इक्वल टू साइन एक्स एंड, या फिर इधर लिखो एंड h of x equal to cos x are continuous functions, are
continuous functions at all points in their domains, at all points in their particular respective domains. ठीक है? So by using algebra of continuity, by using algebra of continuity, by using algebra of continuity, we get fx equal to g of x plus h of x, जिसमें g of x की वैल्यू आ गई sin x plus cos x, is also a continuous function, is also a continuous function in its domain at all points in its domain. समझ आया क्या? बोलो, समझ आया अच्छे से? हाँ, क्या? अच्छा, वो प्लस जियो क्या आना चाहिए? हमने फंक्शन क्या लिया था? g ऑफ x को sin x, वो तो प्रूव करने के लिए उसकी डोमेन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं था, इसलिए हमने c ले लिया। c उसकी डोमेन का कोई पॉइंट है, c उसकी लंबी चौड़ी डोमेन में से एक पॉइंट है, तो c पे कंटिन्यूअस है तो सारी डोमेन में कंटिन्यूअस है, पर ओरिजिनल फंक्शन तो sin x है ना। ठीक है, अब अपन उसके अंदर अपन ने c लिया था, क्या लिया था उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास कंक्लूजन है, क्या इसके आगे लिख भी सकते हैं प्रूव्ड अबव। भाई ये बात हम प्रूव्ड अबव करके आए हैं कि sin x एंड cos x कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं, तो sin x एंड cos x का जोड़ भी कंटीन्यूअस होगा। एंड डी पार्ट में क्या कर दूंगा, या माइनस माइनस, सी पार्ट में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई सेम, डन। अच्छा अगला सुनो, अब वैसे तो खत्म हो गया क्वेश्चन, अगला सुनो। कोसाइन तो प्रूव कर ही दिया हमने अलग से, कॉस फंक्शन ही तो है ये, है ना। अगला क्या है, कोसेक। सो कोसेक के लिए कैसे करेंगे, लेट्स से fx इक्वल टू कोसेक x, है ना। सो कोसेक x को मैं क्या लिख दूंगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन x। ठीक है, अब क्वोशंट वाले फंक्शन में कैसे देखेंगे, देखो। अच्छा, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है। 1 कोई भी फंक्शन जैसे 1 है तो 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि x कुछ भी डालो आंसर 1 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, तो कंटीन्यूअस है ना, कहीं ब्रेक थोड़ा हो रही है। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या बनेगा, कंटीन्यूअस बनेगा। तो इसको भी प्रूव, चाहे तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि 1 कंटीन्यूअस फंक्शन है, fx इक्वल टू 1 कोई का, इसको प्रूव करो कि इट इज कंटीन्यूअस। तो वही तरीका है सी वाला लेने का, तो उसमें LHL भी बनाएगी, RHL भी बनाएगी और फंक्शन की वैल्यू भी बनाएगी, तो उससे प्रूव हो जाएगा। बट ये तो छोटी मोटी बात हो गई, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि वी नो दैट एनी कंटीन्यूअस फंक्शन, एनी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, हियर वी नो दैट, हियर वी नो दैट any constant function is always continuous, any constant function is always continuous, is always continuous। ठीक है, also इसको जैसे fx लिया तो 1 को ले लेना g of x, है ना, इधर लिख देना ऐसे, है ना। लेट जैसे फंक्शन लिखा सबसे पहले तो आपने क्या लिखा, फंक्शन, उसके आगे आप क्या लिख लेना, लेट g of x be 1 and h of x be sin x। ठीक है, अब 1 को कंटीन्यूअस प्रूव करनी है, एक लाइन लिख दी हमने, एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, सो एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, सो g of x equal to 1 is also a continuous function, also a continuous function। इसके लिए तो 1 का तो काम इधर खत्म कर दिया हमने, राइट, डन, ओके। नाउ व्हाट, अब क्या है sin x, अब sin x के लिए कैसे करेंगे हम, पहले प्रूव करके आए, हाँ, तो ऑल्सो या फिर अगर जैसे मान लो वही क्वेश्चन चल रहा है कंटिन्यूटी में, तो प्रूव करके आए, और बाय द वे अलग क्वेश्चन है तो फिर प्रूव करना है वापस से, sin x को अलग से करना है, लेकिन लेट अस से कंटिन्यूटी में चल रहा है ना। मान लो उसी का फोर्थ पार्ट है, तो कंटिन्यूटी में चल रहा है, मैं क्या लिखूंगा, ऑल्सो h of x इक्वल टू sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए
कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव्ड अबव, सामने क्या लिख दूंगा, प्रूव्ड अबव। सो बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, सो बाय यूजिंग algebra of continuity, algebra of continuity, we get, by using algebra of continuity we get what, f of x equal to g of x by h of x, ठीक है ना, और we can say 1 by sin x, 1 by sin x is also a continuous function, is also a continuous function, is also a continuous function for any x, for any x except, अब जब अपन क्वोशंट बनाते हैं तो नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सो x कोई भी ले लो आप, पर ऐसा x मत लेना जिससे sin x 0 बने, एक्सेप्ट sin x इक्वल टू 0, एक्सेप्ट sin x इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताओ sin x 0 कब कब होता है, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई होता ही जाता है। तो इन शॉर्ट क्या कहेंगे, ये हमने डिस्कस किया हुआ है 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, अभी 12th की ट्रिग्नोमेट्री, और x इक्वल टू n पाई, पाई 2 पाई 3 पाई क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर ले लो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, समझ गए। तो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसका भी जिक्र करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, अब cosec x था, ये क्या था, cosec x, cosec x का ग्राफ पता है किसी को, वो तो cos था, वो तो sin से cos, cosec कैसे बनता है, उल्टे कटोरे, रेसिप्रोकल करते हैं तो कटोरे उल्टे हो जाते हैं। सो अब मुझे बताना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप दोनों से कि cosec x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आपने अभी मुझे बताया कैसा होता है, ये मान लो 1 है तो 1 से घूम जाता है वो, है ना, ठीक है, और फिर मान लो ये -1 है तो नीचे -1 से घूम जाता है। तो इसका ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकते हो क्या, बना सकते हो, इसका ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकते हो क्या, बना सकते हो, तो फिर ये कंटिन्यूअस कैसे हुआ, आपने तो अभी अभी प्रूव किया कि इट इज ए cosec x यानी 1 by sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो अपनी बात का विरोध हो गया। तो जिस जहां पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है वहां पे कंटिन्यूटी चेक नहीं होती है। तो फंक्शन डिफाइन कहां से कहां है, फंक्शन डिफाइन 0 से 0 से पाई बाय 2, तो ये है ना पाई, 0 से पाई तक तो डिफाइन था, तो 0 से पाई में देखो कहीं भी पेन उठा मेरा, नहीं उठा नहीं उठा नहीं उठा, पाई पे तो डिफाइन ही नहीं था, तो डिफाइन ही नहीं था तो वहां तो उठेगा। फिर पाई से 2 पाई में फिर डिफाइन था वो, तो पाई से 2 पाई में देखो मेरा पेन उठा नहीं उठा नहीं उठा नहीं उठा, 2 पाई पे उठा तो 2 पाई पे वो डिफाइन नहीं है, तो कंटिन्यूअस माना जाएगा। जहां पे जिस पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है वहां पे कंटिन्यूटी चेक नहीं होगी। और इस बात को अपन ने लिख तो दिया, यहाँ पे क्या लिखा देखो नीचे क्या लिखा अपन ने कि इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एनी एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू n पाई, n पाई मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इन पे चेक मत करो, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस। सो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे मत चेक करो उसको, वहां पे जज मत करो कि पेन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, उसके अलावा आप जज करो उसको पेन नहीं उठ रहा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बच्चे को बहुत दिनों के बाद आता है, पता नहीं कई बार ये सारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, मैं भी बोलना इस पर डिस्कस करना भूल जाते हैं, फिर थोड़े दिन में बच्चे उठ के आते हैं, सर आपने तो cosec x कंटिन्यूअस प्रूव करवा दिया, उसका ग्राफ बना के बताओ बिना पेन उठाए, ठीक है। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि cosec x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। अब पाई 2 पाई 3 पाई इज नॉट इन इट्स डोमेन, उसकी डोमेन में ही नहीं है, x इक्वल टू n पाई वाले पॉइंट्स उसकी डोमेन में नहीं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एंड सपोज करो cosec के बाद अगला कौन सा है, सीकेंट या कोटेंजेंट, इन दोनों का मतलब एक ही है। देखो सीकेंट का मतलब क्या होता है 1 बाय cos, और कॉट का मतलब क्या होता है sin बाय cos, तो दोनों में cos नीचे आ रहा है, सॉरी cos बाय sin, इसमें cos बाय sin है, तो cosec और cot एक जैसा है, cot और cosec में ये की यही स्टेप्स आएंगी सेम टू सेम,
बस 1 की जगह ऊपर क्या लगा रहेगा, cos लगा रहेगा। तो cos x इज आल्सो कंटिन्यूअस प्रूव्ड अबव, sin x आल्सो कंटिन्यूअस प्रूव्ड अबव। और उसके बाद फिर यूजिंग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के बाद सेम काम लिखना पड़ेगा। इसमें भी sin x नीचे आएगा तो n पाई वाले पॉइंट्स इसमें भी हटाने पड़ेंगे। उसमें देखो क्या होगा, किसमें, sec x में देखो क्या होता है, ये को हटा दो यहाँ से, ठीक है, 1 बाय cos हो जाएगा, वो बताओ, बोलो, 1 बाय cos हो जाएगा। सो 1 बाय cos हो जाएगा तो 1 को तो g ऑफ x ले लिया, उसको cos ऑफ x ले लिया, h ऑफ x को। क्लियर, बोलो, ठीक है। वी नो दैट एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। अगर ज्यादा वेटेज का जाए तो 1 को कांस्टेंट फंक्शन को भी कंटीन्यूअस प्रूव करना, ठीक है ना। और सरल 3 लाइनों में हो जाएगा ये, है ना। अलग अलग लिमिट नहीं लेनी, बस आपको क्या लगना है, साइन लिमिटेबल वैल्यू ऑफ g ऑफ x। अब पुट करने के लिए ही तो आंसर 1, x है ही नहीं ना कहीं पुट करने के लिए, तो आंसर 1, उधर भी 1, बहुत आसानी से हो जाएगा ना। तो सो g ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। h ऑफ x अब की बार cos x इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। ये हम प्रूव करेंगे, कैसे भी करेंगे, है ना। कहा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा ना। अब अलजेब्रा में देखो कैसे चलेगा, इसमें 1 बाय cos x इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। पर अब cos x 0 नहीं होना चाहिए, पर अब is also a continuous function for any x except for cos x equal to 0, except for cos x equal to 0 के लिए वो कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां तो वो डिफाइन ही नहीं है ना। सो cos x 0 कहाँ कहाँ आता है, उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। तो आपको देखते हैं डोमेन कितनी याद है, x इक्वल टू n पाई। तो cos 0 कब कब होता है, पाई बाय 2 पे तो 10 से याद है, 12th में आप cos 90 0 होता है, ये तो 10th वाले को भी पता है, 12th वालों को एक्स्ट्रा क्या पता है, फिर 2 साल पढ़ने के बाद भी आप 10th में ही हैं। तो फिर 10th और 12th तो बराबर हो गई, फिर 2 साल क्या सीखा आपने एक्स्ट्रा। अभी भी आप वहीं अटके हुए हो कि cos 90 0 होता है, cos 90 0 थोड़ा ना होता है, cos 270 भी 0 होता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2। cos का ग्राफ नहीं पता, भूल गए, cos का ग्राफ बताओ क्या होता है cos का ग्राफ। सबसे पहले तो 0 पे तो वो 1 होता है, पाई बाय 2 पे 0 है, उसके बाद 3 पाई बाय 2 यहाँ पे 0 है, उसके बाद 5 पाई बाय 2 यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे वो 0 है ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, और x, अच्छा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 को लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, वो भी नहीं पता होगा, बोलो। ऑड ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, 2n+1, 2n+1 हमेशा, 2n+1 हमेशा ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो 2n+1 इंटू पाई बाय 2, इसको रीड कैसे करेंगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। ये लाइंस लिखनी पड़ेगी अगर फुल मार्क्स चाहते हो तो, जितना शॉर्ट करोगे उतने शॉर्ट पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है क्या। तो मुझे बताइए इन शॉर्ट, अब आपके लिए काम बहुत सारा है, पर इन शॉर्ट यहां तक के क्वेश्चंस कवर डिस्कशन हो गया क्या, प्रॉब्लम है आपके लिए बड़ी, इसको अलग करना है, इतना ही काम, फिर इसमें भी करना है, फिर इसमें भी करना है। देखो इन तीनों के लिए तो साइन कॉस चलेगा अलग, अभी क्वेश्चन तो डिफरेंट हो गया ना, क्वेश्चन तो डिफरेंट हो गया ना, तो इनके इसके लिए वापस साइन कॉस चलेगा ही, क्वेश्चन डिफरेंट तो काम डिफरेंट, ठीक है, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है, ओके, जरूरी नहीं है कि इनको इसमें तो देखो वो प्योर अलजेब्रा पूछना चाह रहा था, बच्चा भी पहचान लेगी सर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहा था, इसमें वो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी चेक करना नहीं चाह रहा, पर हमने कर दिया उसको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से। तो आप चाहो तो विदाउट अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, कैसे, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, cosec x क्या है, देखो डिस्कस करते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू कोसाइन एक्स, कोसाइन एक्स को हो गया कॉस हो गया ना, तो इसको देख लो cosec x। तो अगर आप अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से लेंथी समझ रहे हो तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, fx इक्वल टू cosec x लिख दिया। cosec x की डेफिनेशन मतलब जहां जहां वो डिफाइंड है इधर उधर सेम ही रहती है, सेम रहती है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी डोमेन में से कोई सी उठा लेंगे, इसकी डोमेन में से कोई भी सी उठा लिया हमने, तो फॉर एनी सी बिलोंगिंग्स टू, इसकी डोमेन क्या होती है, cosec x की डोमेन बताओ, r माइनस एनी रियल नंबर माइनस और मल्टीपल्स ऑफ पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी, ये होती है इसकी डोमेन, यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो उसके जो सी मॉनिटर उठाओगे उसके डोमेन से ही तो उठाओगे, तो यहाँ से कोई भी सी उठा लो। वी हैव सबसे पहले लिमिटेबल वैल्यू। अब लिमिटेबल वैल्यू क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तो लेफ्ट राइट अलग अलग लेना पड़ेगा ना। सो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, x बिलोंग टू सी नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिटेबल वैल्यू x बिलोंग्स टू सी नेगेटिव ऑफ cosec x। चलो जी चेंज करो h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में इसको, h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो cosec की जगह क्या आ जाएगा c माइनस एच। बोलो cosec की जगह क्या आ जाएगा c माइनस एच। अब cosec ऑफ a माइनस बी क्या होता है वो सॉल्व करना है। cosec ऑफ a माइनस बी हम जानते ही नहीं, तो हम इसको कैसे साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c माइनस एच। साइन ऑफ c माइनस एच तो पता है ना हमको, साइन ए cos b माइनस cos sin b है ना। सो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा ये साइन c cos h माइनस cos c sin h, ऐसे होगा। अब आप यहाँ पे h की वैल्यू जीरो पुटअप करो तो कहाँ ये तो हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा जीरो और cos जीरो हो जाएगा 1, तो ये साइन c 1 डिवाइडेड बाय साइन c यानी कि cos x c। ऐसे ही RHL चलेगी और फंक्शन की वैल्यू भी जब पुटअप करोगे तो f ऑफ c भी क्या हो जाएगा cos x। तो ये तरीका भी है, करीब करीब साइन वाला ही तरीका है, ठीक है। और चाहो तो अलजेब्रा से सॉल्व करो, एनी मतलब किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। चले आगे बोलो, ये रुक जाए अब आज, बोलो कितने क्वेश्चन हो गए और टाइम क्या हो गया 8:30 हो गए। चलो तो फिर आज ही रुक जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का तक आप काम करो, ज्यादा लोड भी मत लो, जितना काम आप कर सकते हो फिर देखते हैं बाकी क्वेश्चंस। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।